स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश की एक ऐसी दुनिया में उतर रहे हैं जो अक्सर नज़रों से ओझल रहती है। ये दुनिया है यहाँ की विमुक्त, घुमंतु और अर्धघुमंतु जनजातियों की। जी। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इन समुदायों की जिंदगी, उनकी संस्कृति और हाँ, उनके लिए बनी सरकारी पहलों पर भी रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। और ये शब्द विमुक्त, घुमंतु, अर्धघुमंतु, इनका मतलब समझना भी जरूरी है शुरू में ही। हाँ, सही कहा। विमुक्त मतलब वो जिन्हें ब्रिटिश राज में एक तरह से आपराधिक जनजाति का ठप्पा लगा दिया गया था, पर आज़ादी के बाद उससे मुक्त किया गया। जी, डीनोटिफाइड जिन्हें कहते हैं। और घुमंतु तो वो हुए जो लगातार घूमते रहते हैं अपनी आजीविका के लिए। और अर्धघुमंतु मतलब जो साल का कुछ हिस्सा घूमते हैं और कुछ हिस्सा ठीक कर रहते हैं। बिल्कुल। तो आज का मकसद यही है कि इन स्रोतों से खास जानकारी निकालें, समझें कि इन समुदायों की अपनी पहचान क्या है, क्या चुनौतियां हैं उनके सामने और क्या संभावनाएं हैं। हाँ, एक गहरी पड़ताल करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही कह सकते हैं रंगीन समुदाय से। जी। सबसे पहले बात करते हैं बंजारा जनजाति की। जी। स्रोत बताते हैं कि ये अपनी जड़ें राजपूतों से जोड़ते हैं, लेकिन एक दिलचस्प बात ये भी है कि इनमें सिख गुरुओं के प्रति, खासकर गुरु नानक देव जी और गुरु ग्रंथ साहिब के प्रति गहरी आस्था है। हाँ, ये सांस्कृतिक मिश्रण काफी रोचक है। राजपूत प्रभाव और साथ में सिख धर्म का आदर। और त्योहार भी मनाते हैं जैसे तीज, होली, दशहरा, जन्माष्टमी वगैरह। इनके जो मुख्य देवता हैं उनमें शिव है, हनुमान और देवी माँ के कई रूप हैं जैसे हिंगला, तुलजाबाई। जी। इनकी बस्तियों को टांडा कहते हैं। और टांडा का जो मुखिया होता है, नायक। हाँ, नायक कहलाता है वो। कहीं कहीं पटेल या सरपंच भी। हाँ, नायक, पटेल, सरपंच। अच्छा, इनका पहनावा जी। वो तो बहुत ही खास है। हाँ। पुरुष तो धोती कुर्ता और पगड़ी, जी। पर महिलाएं वो एकदम चटक लाल रंग का घाघरा, कांचली यानी चोली और ओढ़नी जिस पर शीशे, मोती, सिक्के, खूब सजावट होती है। हाँ, बहुत ही वाइब्रेंट। और हाथी दांत की चूड़ियों का भी जिक्र मिलता है पारंपरिक रूप से। हाँ, वो भी। और कला में भी माहिर हैं ये लोग। रंगोली, गोदना मतलब टैटूइंग, चित्रकारी और इनकी कढ़ाई बहुत मशहूर है। लेपो कढ़ाई का जिक्र है। हाँ, लेपो। शायद कोई खास तरह की पैचवर्क या सिलाई होगी कपड़ों पर। इनकी भाषा और पारंपरिक व्यवसाय के बारे में स्रोतों में क्या खास मिलता है? देखिए, भाषा की बात करें तो इनकी अपनी बोली है, बंजारी या लंबाड़ी कहते हैं उसे। पर मजे की बात यह है कि इसकी कोई लिपि नहीं है। अच्छा, तो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक ही चली आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। और व्यवसाय की बात करें तो इतिहास में ये लोग परिवहन से जुड़े थे, मतलब माल ढुलाई। स्रोतों में बालाजी लोडेड का जिक्र आता है जो शायद इसी तरफ इशारा करता है। परिवहन। लेकिन अब जो मुख्य व्यवसाय है वो पशुपालन बन गया है। ये बदलाव क्यों आया होगा, कोई अंदाजा? स्रोत सीधे तो नहीं बताते, पर हम अंदाजा लगा सकते हैं शायद। व्यापार के तरीके बदले, सड़कें बनी, मोटर गाड़ियां आई, तो पारंपरिक ढुलाई का काम कम हुआ होगा। हाँ, हो सकता है। और पशुपालन इनके घुमंतु जीवन के लिए शायद ज्यादा अनुकूल भी रहा। अच्छा, एक और मजेदार बात है। बताइए। ये पहली जनजाति है जिसकी जनगणना के लिए कंघी का इस्तेमाल किया गया था। कंघी का? सच में? ये तो अनोखी बात है। जी। और जहां तक सरकारी वर्गीकरण की बात है तो मध्य प्रदेश में इन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी में रखा गया है। अच्छा, ओबीसी श्रेणी में। ठीक है, तो बंजारों की इस रंगीन दुनिया से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बंचड़ा जनजाति की। जी, बंचड़ा। ये मुख्य रूप से पुराने दशपुर क्षेत्र में मिलते हैं, यानी आज का मंदसौर, नीमच, रतलाम वाला इलाका। हाँ, मालवा का पश्चिमी हिस्सा। और माना जाता है कि ये कंजर जनजाति से जुड़े हैं। इनकी आजीविका का एक पारंपरिक तरीका ड्रामा यानी नाटक करना बताया गया है। ड्रामा। और ये मामाबाई या बांस देवी को अपनी कुलदेवी मानते हैं। जी। वहीं इसी इलाके के आसपास मतलब पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान सीमा पर एक और जनजाति है, कालबेलिया। कालबेलिया, हाँ, इनका नाम तो काफी सुना है। इनका संबंध भी कंजरों से ही बताया जाता है और ये शिव उपासक है। पारंपरिक रूप से सांप पकड़ने और उसके जहर के व्यापार से जुड़े रहे हैं। सपेरा समुदाय भी कहते हैं ना। कालबेलिया का नाम आते ही जाहिर है उनके नाच का ख्याल आता है। स्रोतों में क्या खास है इसके बारे में? बिल्कुल सही। कालबेलिया नृत्य तो विश्व प्रसिद्ध है। ये इतना खास है कि यूनेस्को ने इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है।
अच्छा, यूनेस्को के लिस्ट में? हाँ। ये तो बड़ी बात है। जी हाँ, ये सिर्फ एक नाच नहीं है, ये उनकी पहचान है, उनकी कहानी है। इसमें लय और गति बिल्कुल सांपों की चाल जैसी होती है। और सिर्फ नाच ही नहीं, ये लोग हाथ के काम में भी बहुत माहिर हैं, जैसे गुदड़ी बनाना, कपड़े तैयार करना, मोतियों के सुंदर गहने बनाना और सुरमा बनाने के लिए भी जाने जाते हैं। यानी ये कला और हुनर इनकी संस्कृति का तो हिस्सा है ही, शायद इनकी अर्थव्यवस्था में भी इनका योगदान होगा। निश्चित रूप से। देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो इन जनजातियों के जो पारंपरिक कला कौशल हैं वो न सिर्फ उनकी पहचान को जिंदा रखते हैं, बल्कि अगर सही माहौल और बाजार मिले तो उनकी आजीविका का अहम जरिया भी बन सकते हैं। यहीं पर वो संतुलन बनाने वाली बात आती है जिसकी हम शायद बाद में बात करेंगे। हाँ, कि आधुनिकता के साथ परंपरा को कैसे सहेजा जाए। बिल्कुल सही कहा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नट जनजाति की ओर। जी, नट। नट शब्द सुनते ही वो रस्सी पर चलने वाले कलाकार याद आते हैं। हाँ, पारंपरिक अर्थ तो ही है। स्रोत कहते हैं कि इनका जुड़ाव राजपूतों और मराठों से रहा है और इनके भी कई उपसमूह हैं, कर्नाट, मालवी, छारी, भाटू वगैरह। जी, जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1922 में इनके वर्गीकरण का जिक्र किया था और उन्हें मदारी, कंजर जैसे समूहों से भी जोड़ा था। तो ये दिखाता है कि इन समुदायों का इतिहास और आपसी रिश्ते कितने उलझे हुए और जटिल रहे होंगे। हाँ, और ये वर्गीकरण भी शायद समय के साथ बदलते रहे होंगे। अब बात करते हैं पारधी जनजाति की। पारधी? हाँ। नाम से ही लग रहा है शिकार से जुड़ा होगा। बिल्कुल। पारधी मराठी शब्द पारद से आया है, जिसका मतलब भी शिकार है। ये पारंपरिक रूप से शिकारी जनजाति है। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि ये बंदरों का शिकार करने और उनका मांस खाने के लिए जाने जाते हैं। ओहो, और ये रहते कहाँ हैं मुख्य रूप से? मुख्य निवास तो सीहोर, रायसेन, भोपाल बताया गया है, लेकिन ये मध्य प्रदेश के कई और जिलों में भी पाए जाते हैं। इनके भी कई उपसमूहों का जिक्र है स्रोतों में, जैसे भील पारधी, चित्ता पारधी, फांसे पारधी। हाँ, फांसे पारधी, वो जो जानवरों को फंसाने में माहिर होते हैं। अच्छा, फिर शिकारी पारधी, गोसाई पारधी, लंगोटी पारधी और टकांकर पारधी भी हैं जो पत्थर का काम करते हैं। जी, ये दिखाता है कि शिकार के तरीकों या शायद दूसरे व्यवसायों के आधार पर इनमें अंदरूनी बंटवारा भी है। इनके सामाजिक जीवन, देवी देवताओं के बारे में क्या जानकारी मिलती है? देखिए, पारधी जनजाति मुख्य रूप से देवी माँ की पूजा करती है। दुर्गा माँ, कालका माँ, सिंह माँ, वैदेखन माँ, ये प्रमुख देवियां हैं। समाज में कुछ खास नियम भी हैं, जैसे स्रोत बताते हैं कि पारधी महिलाएं कमर के नीचे चांदी के गहने नहीं पहनती। अच्छा, ये तो काफी अलग बात है। और उनके लिए शिकार करना मना है। ये शायद काम का एक तरह का बंटवारा दिखाता है। लिंग आधारित भूमिकाएं और सरकारी वर्गीकरण, इन्हें किस श्रेणी में रखा गया है? यहाँ थोड़ा अलग है। मध्य प्रदेश में पारधी जनजाति को अनुसूचित जाति यानी एससी श्रेणी में रखा गया है। अनुसूचित जाति, ये थोड़ा चौंकाता है क्योंकि हम अक्सर घुमंतु समुदायों को एसटी या ओबीसी में देखते हैं। समुदाय से भी जोड़ती है, जो एक दलित समुदाय है। अच्छा, क्या कहानी है? कहानी कुछ ऐसी है कि एक पवित्र मानव बलि हुई और उसके खून की बूंद से पासी की उत्पत्ति हुई। इसमें नवाब वाजिद अली शाह द्वारा पासी समुदाय को पनाह देने का भी जिक्र आता है। ये पासी समुदाय भी आगे गुजरात, केथवा, बोरसी जैसे समूहों में बटा है और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में अनुसूचित जाति में है। ये पौराणिक कथाएं या आख्यान अक्सर समुदायों की पहचान बनाने और उनकी सामाजिक स्थिति को समझने में मदद करते हैं ना, भले ही ऐतिहासिक रूप से कितने सही हों। बिल्कुल, ये उनकी अपनी समझ है, अपनी जड़ों की। अच्छा, पारधियों की अपनी बोली भी है, पारधी बोली, जो राजस्थानी और गुजराती का मिश्रण बताई गई है। ये जानकारी वाकई इन समुदायों की जो जटिल सामाजिक बुनावट है उसे दिखाती है। अच्छा, एक और घुमंतु जनजाति का जिक्र मिलता है, कबूतरा। जी, कबूतरा। ये ग्वालियर शिवपुरी इलाके में पाए जाते हैं। इनका पारंपरिक काम जड़ी बूटियां बेचना है। समुदाय को पुरुष प्रधान बताया गया है और कबूतरा महिलाएं टाट पट्टी यानी चटाई बनाती और बेचती हैं। जी। इनकी एक खास परंपरा है, मृत्यु के समय करुस मरसिए गाए जाते हैं। ये शायद शोक जताने का उनका अपना एक तरीका होगा। हाँ, हर समुदाय के अपने रीति रिवाज होते हैं, तो हमने देखा कि हर समुदाय की अपनी अलग पहचान है, परंपराएं हैं, हुनर हैं, सामाजिक ढांचा है। लेकिन ये भी सच है कि इन सभी विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के सामने
अक्सर कई चुनौतियां होती हैं। हाँ, जैसे शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच न होना, स्थायी घर न होना, रोजगार के पक्के साधन न होना, ये सब। और उनकी जो घुमंतू जीवन शैली है उसके कारण कई बार सरकारी योजनाओं का फायदा उन तक पहुंच ही नहीं पाता। सही बात है। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है? स्रोतों में कुछ योजनाओं का जिक्र है? हाँ, बिल्कुल। स्रोत कई सरकारी पहलों के बारे में बताते हैं। इनको हम कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है शिक्षा का क्षेत्र, जैसे स्कूल के बच्चों के लिए राज्य छात्रवृत्ति योजना, कक्षा 1 से 10 तक। फिर कॉलेज की पढ़ाई के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, जिसमें हॉस्टल और ट्यूशन फीस वगैरह शामिल है। लड़कियों की शिक्षा पर खास जोर है। 11वीं में एडमिशन लेने पर प्रोत्साहन राशि मिलती है। अच्छा। और सिविल सेवाओं की तैयारी के लिए भी मदद की योजना है। ये तो शिक्षा की बात हुई। और रहने और दूसरी जरूरतों के लिए? हाँ, दूसरा क्षेत्र है आवास और बुनियादी सुविधाएं, जैसे किराए पर रहने वाले छात्रों के लिए मुख्यमंत्री आवास किराया योजना। इनकी बस्तियों में सड़क, पानी, बिजली जैसी सुविधाओं के लिए विमुक्त जाति बस्ती विकास योजना है। ठीक है। और छात्रों के रहने के लिए हॉस्टल योजनाएं हैं, विमुक्त जनजाति छात्रावास और नानाजी देशमुख योजना के तहत। और आर्थिक मदद रोजगार के लिए कुछ है? जी। तीसरा अहम क्षेत्र है आर्थिक विकास। इसके लिए है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इसमें अपना काम शुरू करने के लिए लोन और सब्सिडी मिलती है। फिर छोटे मोटे उपकरण या वर्किंग कैपिटल के लिए मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना है। और अगर कोई कोर्स वगैरह करते हैं तो ट्यूशन फीस की भरपाई की भी व्यवस्था है। इनकी बस्तियों तक बिजली पहुंचे, इसके लिए अलग से विद्युतीकरण योजना भी है। अच्छा। और देखिए, सिर्फ योजनाएं ही नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की 2021 की एक रिपोर्ट का भी जिक्र है, जिसके अनुसार इन समुदायों के युवाओं के कौशल विकास, मतलब स्किल डेवलपमेंट के लिए 50 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया था। 50 करोड़, ये तो काफी बड़ी रकम है। ये दिखाता है कि सिर्फ पारंपरिक मदद नहीं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर भी ध्यान है। जी हाँ, ये एक सकारात्मक संकेत है। तो इतनी सारी योजनाएं हैं, अब ये लागू करना और ये पक्का करना कि ये सही लोगों तक पहुंचे, इसके लिए कोई खास इंतजाम, कोई प्रशासनिक ढांचा भी होगा। बिल्कुल, क्योंकि इन समुदायों की जरूरतें खास हैं, तो उनके लिए खास प्रशासनिक निकाय भी बनाए गए हैं। स्रोत बताते हैं कि 1996 में मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त, घुमंतू और अर्धघुमंतू जनजाति अभिकरण यानी एजेंसी बनी थी। अच्छा, 1996 में। फिर 2011 में 2 बड़े कदम उठाए गए। फरवरी में बना मध्य प्रदेश विमुक्त, घुमंतू और अर्धघुमंतू विकास एवं कल्याण बोर्ड। एक बोर्ड। और फिर जून 2011 में एक पूरा समर्पित विभाग ही बना दिया गया, विमुक्त, घुमंतू एवं अर्धघुमंतू जनजाति कल्याण विभाग। इसका हेडक्वार्टर भोपाल में है। तो ये अलग अलग एजेंसी, फिर बोर्ड और अब पूरा विभाग, इनका असल मकसद क्या है? मतलब ये जमीनी स्तर पर क्या करते हैं? देखिए, इन संस्थाओं का बनना अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। ये सिर्फ नाम के लिए नहीं है। इनका मुख्य उद्देश्य है कि ये इन जनजातियों की जो जमीनी हकीकत है, उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जरूरतें हैं, उनको गहराई से समझें। फिर उनके लिए ऐसी योजनाएं बनाएं जो वाकई उनकी परिस्थितियों के हिसाब से सही हों। और सिर्फ बनाना नहीं, उन्हें असरदार तरीके से लागू भी करना। अच्छा, यानी योजना बनाने से लेके लागू करने तक। जी, ये संस्थाएं देखती हैं कि इन समुदायों का शैक्षिक और आर्थिक विकास हो, ये उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाती हैं और कोशिश करती हैं कि ये समाज की मुख्य धारा से जुड़ें। एक तरह से कह सकते हैं कि ये इन समुदायों पर सरकार का ध्यान केंद्रित करने और उनके कल्याण के लिए एक संगठित ढांचा बनाने की कोशिश है। एक फोकस्ड अप्रोच। तो आज हमने मध्य प्रदेश के कुछ विमुक्त, घुमंतू और अर्धघुमंतू जनजातियों की दुनिया में झांकने की कोशिश की। बंजारा, बंछड़ा, कालबेलिया, नट, पारधी, कबूतरा। हमने उनकी अनूठी संस्कृतियों को देखा, उनके पारंपरिक व्यवसायों को समझा, सामाजिक ताने बाने पर नजर डाली और साथ ही उनके सामने जो चुनौतियां हैं और उनके विकास के लिए जो सरकारी कोशिशें हो रही हैं, जो संस्थाएं बनी हैं, उनको भी समझा। ये तो साफ है कि इन समुदायों का जीवन कई रंगों और कई परतों से भरा है। हाँ, बिल्कुल। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इन समुदायों के पास सिर्फ चुनौतियां ही नहीं है, उनके पास एक बहुत समृद्ध विरासत है, परंपरागत ज्ञान है और अनोखे हुनर हैं। जैसे हमने कालबेलिया नृत्य की बात की, या बंजारा कढ़ाई की, या पारधियों के शिकार से जुड़े ज्ञान की। ये सब हमारी मिलीजुली सांस्कृतिक विविधता का बहुत अहम हिस्सा है। सही कहा। और यहीं से एक बड़ा सवाल भी उठता है जिस पे शायद हमें सोचना चाहिए, वो ये कि हम विकास और आधुनिकीकरण को अपनाते हुए
इन अनूठी सांस्कृतिक पहचानों को, भाषाओं को, परंपरागत ज्ञान को कैसे बचाए रख सकते हैं, उन्हें बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? ये एक चुनौती है। और साथ ही ये भी कैसे पक्का करें कि इन समुदायों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आर्थिक मौके बराबर मिले, ताकि वो अपनी शर्तों पर अपनी मर्जी से विकास की इस दौड़ में शामिल हो सकें। ये संतुलन साधना ही शायद आगे की सबसे बड़ी चुनौती और जरूरत है।